नमस्कार दोस्तों, दी पॉलिटिकल मंत्रा में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे पूर्वांचल की पावर पॉलिटिक्स। कैसे पूर्वांचल में क्राइम का बोलबाला हो गया और कैसे राजनीति का अपराधीकरण हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। तो सन 1986 में जिला गोरखपुर, स्थान बड़हलगंज, कांग्रेस और ब्राह्मणों के बड़े नेता पंडित कमलापत त्रिपाठी नेशनल डिग्री कॉलेज के एक प्रोग्राम में आमंत्रित थे। आयोजक थे पंडित हरशंकर तिवारी, जो जेल में रहते हुए भी निर्दलीय विधायक चुने गए थे। तब सूबे के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। आयोजन खत्म हुआ तो कमलापत त्रिपाठी के काफिले को छोड़ने के लिए तिवारी 3 किलोमीटर दूर दोहरी घाट तक गए, जो मऊ जिले में आता है। लौटते समय पुलिस ने उन्हें गोरखपुर की सीमा में गिरफ्तार कर लिया। हल्ला मच गया कि वीर बहादुर सिंह ने तिवारी का इनकाउंटर कराने का मन बना लिया है। पुलिस उन्हें लेकर गोरखपुर की तरफ निकली। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। तब मोबाइल का ज़माना नहीं था, लेकिन मुख्यालय तक पहुंचते पहुंचते गाड़ियों का काफिला लंबा हो गया। तकरीबन 5000 लोगों ने थाना को घेर लिया। उधर कमलापत त्रिपाठी बनारस पहुंचे तो उन्हें भी पता चला कि हरशंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने सीएम से बात की। इधर पब्लिक मारने पे उतारू हो गई। जय जय शंकर, जय शिव शंकर, जय हरिशंकर का नारा लगने लगा। जैसे जैसे नारे तेज होते जा रहे थे, पुलिस की पसीने छूटने लगे। आखिरकार तिवारी को छोड़ना पड़ा और ये वही पल था जब हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के नेता हो गए। गोरखपुर के गोरखनाथ की धरती के रूप में जाना जाता है गोरखपुर को। तब गोरक्षनाथ पीठ को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, चाहे दिग्विजय नाथ रहे हो या फिर महत अवैधनाथ। दरबार लगते रहे और वहाँ से फरमान जारी होता था। प्रशासन की हिम्मत नहीं होती थी कोई उसे नकार सके। महंत ठाकुर होते थे, कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं होता था। वह आरएसएस से जुड़े होते थे और मठ के आगे सीएम की भी नहीं चलती थी। 1970 के दशक में गोरखपुर में छात्र नेता हुआ करते थे रविंद्र सिंह। उनकी ठाकुरों में ठसक तो थी ही, लेकिन उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों में थोड़ा सा विश्वास था। उनके शागिर्द हुए वीरेंद्र प्रताप शाही, जो अपना बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए कुव्वत रखते थे। रविंद्र सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। मठ पर पहले से ही ठाकुरों का वर्चस्व था, अब वो यूनिवर्सिटी में भी उनका दबदबा हो गया था। मठ और विश्वविद्यालय मिलकर गोरखपुर को मुकम्मल करते थे। ब्राह्मण पढ़ने में बेहतर थे, ऐसे में हर काम में वो आगे रहना अपना हक मानते थे। फिर शुरू हुआ हरिशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र प्रताप शाही। हरिशंकर तिवारी को ठाकुरों का वर्चस्व खलता था। उन्होंने परिस्थितियां भांप ली थी। वो कद में छोटे थे, लेकिन उनका दिमाग तेज चलता था। वह प्लान बनाते फिर अमल करते। उन्होंने तय कर रखा था कि कब क्या करना है। जो अपना हो गया वह कितना ही गलत क्यों ना हो, उसे परसय देकर कैसे हमेशा के लिए अपने साथ रखना है, वो बखूबी जानते थे। आदमी को देखकर जान लेते थे कि वह कितना दूर जा सकता है। जुबान से कम इशारों में ज़्यादा कह जाते थे। किसी को मुंह नहीं लगाते थे। उन्हें लोगों ने मुस्कुराते हुए तो देखा था, लेकिन कभी भी ठहाके लगा के हंसते हुए कभी नहीं किसी ने सुना था ना देखा था। दूसरी ओर वीरेंद्र प्रताप शाही थे, खाटी के ठाकुर थे। जिसे चाहते थे उस पर सब लुटा देते थे। नाराज होते थे उसे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत कर देते थे। खुले में दरबार लगाते और कब क्या किया है ये सब बोल जाते। खुलेआम धमकी देते, मरने मारने पे उतारू हो जाते। जुबान के इतने पक्के थे कि निर्दलीय लड़ने का ऐलान भी किया तो जनता पार्टी के कहने पर भी उन्होंने टिकट नहीं लिया। रविंद्र सिंह ने उन्हें तराशा था। रविंद्र सिंह के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद 1978 में जनता पार्टी से विधायक बने। कुछ दिनों बाद ही उनकी लखनऊ में हत्या हो गई। इसके बाद वीरेंद्र प्रताप शाही को ठाकुरों ने अपना नेता मान लिया। उन्हें शेरे पूर्वांचल कहा जाने लगा। हरशंकर तिवारी पहले गोरखपुर में कमरा लेकर किराए पर रहते थे। बाद में उन्होंने अपना हाता बनाया, जहाँ पे आने जाने वालों का हुजूम लगा रहता था। जेपी के आंदोलन में भले उन्होंने भाग न लिया हो, लेकिन युवाओं की ताकत वह जान गए थे। उन्होंने ब्राह्मण युवाओं को लामबंद करना शुरू किया। इससे उनकी अस्मिता से जोड़ दिया। हरशंकर तिवारी को बनाने की में एक ब्राह्मण डीएम का भी हाथ माना जाता है, जो कि मठ के आदेशों को अमल करना अपने शान के खिलाफ समझता था। उन्हें तलाश थी ऐसे नौजवान की जिसके कंधे पर बंदूक रख के मठ पे निशाना साध सके और मठ को चुनौती दे सके। हरशंकर तिवारी इसमें फिट बैठे। हाथा पूरी तरह से सक्रिय हो गया। यहाँ तक कि ज़मीन जायदाद के झगड़े यहाँ से निपटाने जाने लगे।
ठेके टेंडर के फैसले भी यहाँ से होने लगे। तिवारी प्रशासन की सह पर इतने बड़े हो गए कि बाद में ये प्रशासन को भी बौना समझने लगे। अब ये तो मतलब नॉर्मल कहावत हो गया था कि तय हमसे पंगा मंगबे। मतलब गोरखपुर क्या हो गया था कि दो ध्रुवों में बट गया था, एक गुट हरिशंकर तिवारी के साथ था, दूसरा वीरेंद्र प्रताप शाही के साथ था। इलाके भी एक तरह से बट गए थे। गोरखपुर के आधे हिस्से आजमगढ़, मऊ, देवरिया के ब्राह्मण बहुल इलाके जो थे, जहाँ पे तिवारी की पकड़ मजबूत मानी जाती थी, और महाराजगंज और ठाकुर बाहुल्य गांव में वीरेंद्र प्रताप शाही की। तब पैसे इफराज से किसी के पास नहीं होते थे। पैसे उसके घर में दिखते थे जिसका कोई कोलकाता, सिंगापुर या बैंकॉक में होता था। इस इलाके के लोग दिल्ली और मुंबई कम जाते थे। कुछ दिन बाद बाहर से पैसा आने बंद हो जाते थे। फिर जो यहाँ के युवा थे वो गुंडई पर उतर आते थे। पेट्रोल पंप पर तेल भराने के बाद पैसे के लिए लड़ना, प्राइवेट जीपों और बसों में सफ़र करने के बाद पैसा देना एक तरह से अपने शान के खिलाफ समझा जाने लगा। हद तब हो जाती थी जब चाय पीने के बाद पैसा मांगने पर कहा जाता था, ते हमसे पैसा मंगबे। कट्टा रखना अपना शान समझा जाता था। खुलेआम धमकी दी जाती थी, शांत रहा नहीं तो शांत कही जाइबा, यानी चुप रहो नहीं तो मार दिए जाओगे। फिर जाने अनजाने में इनसे कोई अपराध हो जाता था और उससे बचने के लिए उन्हें फिर अपने आका के शरण में जाना होता था। फिर तो जब वह भैया की गाड़ी से 4 राइफलधारी के साथ कुर्ता पजामा से अपने गांव जाते थे तो कहा जाता था कि फलाने तो नेता हो गए ले। एएलआई की रिपोर्ट में कई ऐसे लोगों को मनबड़ लिखा जाता था। फिर ऐसे लोग क्या हो जाता कि ऐसे लोग टीवी फ्रिज की दुकानों पर कंसेशन कराते थे, पैसा कम कराते थे, कोटे से चीनी और तेल दिलवाते थे। नया नंबर का अगर कुछ गाड़ी निकालना हो तो उससे निकलवाते। इस तरह से एक कब पप्पू से एक पप्पू भैया हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था। फिर क्या हुआ कि गोरखपुर में गैंगवार और बढ़ा। समय का पहिया अपने हिसाब से चलता रहा था। ललित नारायण मिश्र से लेकर कमलापत त्रिपाठी तक रेल मंत्रालय 10-12 साल तक यूपी बिहार के मंत्रियों के पास ही रहा। ऐसे में यूपी बिहार में रेलवे का काम कुछ काफ़ी तेज़ी से चलने लगा और यहीं से शुरू हुआ खूनी खेल। ठेकों की लड़ाई सड़कों पर जाने लगी। आए दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से गोरखपुर गूंजने लगा। लड़ाके एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। हरिशंकर तिवारी तकरीबन हर बार 20 पढ़ते थे, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग भी अच्छे से कर ली थी और वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में जो है वो भागीदार नहीं होते थे। कहा जाता था कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का काम अलग अलग होता था, इसलिए हाथा भारी पड़ता था। गोरखपुर या आसपास के जिलों में जब भी गैंगवार होती, बीबीसी सुबह और शाम के बुलेटिन में उसे जरूर चलाता था। हालात ऐसे हो गए कि बाहर के लोग गोरखपुर से आने जाने में डरने लगे। बिहार होकर दिल्ली से कोलकाता आने जाने वाली ट्रेनों में जब रात को गोरखपुर पहुंचती थी तो लोग खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते थे। रेलवे की खिड़कियों पर पूछा जाता था कि उस बोगी में टिकट दीजिएगा जिसमें गोरखपुर से कोई चढ़ने उतरने वाला ना हो। फिर हो गया कि हरिशंकर तिवारी की गिरफ्तारी हो गई। हरिशंकर तिवारी ने गोल सेट कर रखा था कि 72-73 में ही उन्होंने एमएलसी के चुनाव में हाथ आजमा लिया था और हार गए थे। स्थानीय पत्रकार रजनीश चतुर्वेदी बताते हैं कि 1984 के लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही दोनों ने लोकसभा का पर्चा निर्दलीय रूप से भरा। उस दिन तिवारी को रासुका में गिरफ्तार कर लिया गया। वीरेंद्र प्रताप और हरिशंकर दोनों हार गए। कांग्रेस का सांसद चुना गया और जैसे जैसे वीर बहादुर सिंह मजबूत होते गए, हरिशंकर तिवारी पे शिकंजा कसता रहा। लेकिन जेल में रहते हुए भी तिवारी ने अपने बिजनेस में आँच नहीं आने दी। उसके बाद क्या हुआ कि उधर उनके धुर विरोधी जो वीरेंद्र प्रताप शाही थे, 1980 के उपचुनाव में ही लक्ष्मीपुर से विधायक चुन लिए गए थे। उन्होंने महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट को अपना कार्यक्षेत्र चुना। वह पदयात्रा करते, खुली जीप में घूमते, 4-5 गाड़ियों से उनका काफिला निकलता और कब वो सैकड़ों गाड़ियों में तब्दील हो जाता पता नहीं चलता। किसी गरीब के घर रुककर खाना खाने में उन्हें परहेज नहीं थी। युवाओं की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान करने में यकीन रखते थे। उन्हें शेरे पूर्वांचल का खिताब मिला हुआ था। उनका चुनाव निशान भी शेर था। कहा यह भी जाता था कि प्रचार के आखिरी दिनों में वो खुली जीप में जिंदा शेर लेकर निकलते थे। इससे चाहने वालों की कतार और लंबी हो जाती थी। शेरे पूर्वांचल के साथ शेर का कॉकटेल युवाओं में जोश भर देता था। वही भारी मतों से जीतकर फिर विधानसभा पहुंच गए थे। उसके बाद 1985 में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। तब चिल्लू पार के 3 बार विधायक हुआ करते थे भृगुनाथ चतुर्वेदी। दबंग नहीं थे, लेकिन उस दौरान जो विधायक सांसद हो जाता था उसके पीछे गाड़ियों का इतना गर्दा उड़ जाता था कि लोग उसे पूजनीय मान लेते थे।
कहा जाता है कि अपने दिनों में भृगुनाथ ने हरिशंकर तिवारी को कांग्रेस में पानी भी नहीं पीने दिया था, लेकिन हरिशंकर तिवारी जानते थे कि इलाका जीतना है तो बाबा का आशीर्वाद जरूरी है। चिल्लूपार से सटा एक कस्बा है बड़हलगंज, वहाँ प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर मुरलीधर दुबे। दुबे को चतुर्वेदी का राजनीतिक वारिस माना जाता था, लेकिन 1980 में दुबे की हत्या हो गई। आरोप आजमगढ़ के एक ठाकुर पर लगा। यहीं से भृगुनाथ चतुर्वेदी को एहसास हो गया कि अपनी जाति का संरक्षण करना है तो बाहुबल भी जरूरी है। हरिशंकर तिवारी उन्हें समझाने में सफल रहे कि अपनों के लिए लड़ना पड़ता है। इसी इलाके के एक दलित नेता थे महावीर प्रसाद, जो हाईकमान तक बात पहुंचा चुके थे कि तिवारी को टिकट देने से पार्टी की छवि खराब हो गई। हालात ऐसे हो गए थे कि भृगुनाथ चतुर्वेदी ने हरिशंकर को अपना अगला विधायक बनाने की ठान ली थी। उन्होंने ऐन वक्त पर कांग्रेस छोड़ दी और चौधरी चरण सिंह की पार्टी से टिकट लिया। हरिशंकर तिवारी ने जेल से पर्चा भर दिया। चतुर्वेदी ने उनका समर्थन कर दिया और फिर हरिशंकर तिवारी भारी मतों से चुनाव जीत गए। एक बार विधायक बनने के बाद हरिशंकर तिवारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और यहीं से माना जाता है कि राजनीति में अपराधियों के हाथ का खिलौना हो गई। फिर क्या हुआ कि पूर्ण रूप से राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीति में आना कैसे हुआ, तो अपराधी कैसे राजनीति में आ गए, इसको साबित करने के लिए कई लोग तर्क देते हैं कि गाजीपुर के साधु और मकनू सिंह हरिशंकर तिवारी के लिए काम करते थे। जब वो गाजीपुर लौटते तो बढ़ा चढ़ाकर अपनी कहानियाँ बताते। गाजीपुर मोहम्मदाबाद के मुख्तार अंसारी इनके संगी हो गए। अपराध में मुख्तार को मुकाम दिखने लगा। जमीन विवाद में साधु सिंह ने ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या कर दी। साथ रहने की वजह से मुख्तार ब्रजेश के निशाने पर आ गए। ऐसे में गोरखपुर, मऊ और गाजीपुर में गैंगवार की कई वारदातें हुई, जिसमें कई निर्दोष भी मारे गए। बाद में मुख्तार विधायक हो गए, ब्रजेश एमएलसी, उनके भाई चुलबुल सिंह भी एमएलसी रहे। हरिशंकर तिवारी के हाथे से निकले अमरमणि त्रिपाठी भी तिवारी के धुर विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही को लक्ष्मीपुर में हरा दिया। इसके बाद शाही कभी विधायक नहीं बन पाए। हरिशंकर तिवारी जो है कि हर दल में मतलब उनको टिकट मिला, हर दल में रहे। हरिशंकर तिवारी कल्याण सिंह, मायावती और मुलायम सिंह सरकार तक में मंत्री रहे। उन्होंने किसी एक दल से कभी परहेज नहीं किया। उन पर कभी एक भी मुकदमा साबित भी नहीं हुआ। अस्थायित्व मिलने के बाद नेता से व्यापारी बचे। वह अलग अलग दलों से 8 बार विधायक चुने गए और बाद में उन्होंने अपने ही एक से स्थानीय पत्रकार और शमशान बाबा के नाम से मशहूर राजेश त्रिपाठी से हार गए। अब उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे संभाल रहे हैं। हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे कुशल तिवारी 2 बार संत कबीर नगर से सांसद रहे और उनके छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार से विधानसभा से बीएसपी के विधायक हैं। उनके भांजे गणेश शंकर बीएसपी सरकार के समय विधान परिषद के सभापति रहे। अब तीनों को अनुशासनहीनता के आरोप में बहुजन समाज पार्टी ने बाहर कर दिया है और इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। कहा जाता है कि 1990 तक गोरखपुर और आसपास के इलाकों में गैंगवार में इतनी लाशें गिर चुकी थी कि लोगों ने गिनती करना छोड़ दिया। फिर 1991 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। जिन्होंने वो ज़माना देखा है तो उनको आज योगी आदित्यनाथ की सरकार को जो इनकाउंटर पॉलिसी है उससे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये बस वो कल्याण सिंह की जो पॉलिसी थी उसका विस्तार था। यूपी में पहली सरकार ऐसी थी जिन्होंने पुलिस वालों को खुली छूट दे दी थी। कल्याण सिंह ने हर जिले के बड़े बदमाश की लिस्ट बनाई और इनकाउंटर होने लगे। तिवारी और शाही के गुर्गों को भी नुकसान उठाना पड़ा। तिवारी को तकरीबन अस्थायित्व मिल चुका था और वीरेंद्र प्रताप शाही के हाथ से बाजी निकल चुकी थी। उन्होंने अपराध से तौबा कर लिया था। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो हथियार लेकर कभी नहीं चलेंगे। उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला का उदय हुआ। इधर 90 के दशक में एक नए लड़के का उदय हुआ जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। चिल्लूपार विधानसभा का एक गांव है मामखोर, जहां वह पैदा हुआ था। शरीर से मजबूत था और परिवार में उसके पहलवानी का पेशा था। उसका कहना था कि जिसके पैरों में जान होती वह कहीं भी टिक सकता है और जिसकी भुजाओं में दम हो वो कहीं भी कोई भी बाजी पलट सकता है, और उसने यही सीखा था। एक बार क्या हुआ था कि गांव में उसकी बहन को किसी एक लड़के ने छेड़ दिया था, तो उसके बाद सूर्य प्रकाश शुक्ला ने उसका मर्डर कर दिया था। जब तक पुलिस उसका तलाश करती तब तक वो बैंकॉक निकल गया। यंग एज का समय था। उसने बहुत सारे पैसे और पावर देखा, और कुछ हकीकत में और कुछ फिल्मों में। कई साल बाद जब वो वापस लौटा तो उसके इरादे स्पष्ट थे और नीयत एकदम साफ थी कि उसको डॉन बनना है और एक तरह से शासन करना है। उसके बाद संयोग से क्या हुआ कि बिहार के सूरजभान श्री प्रकाश के आका हो गए। श्री प्रकाश शुक्ला पहले छोट भैयों को निशाने पर कर लिया।
उसके बाद कई लोगों को खुद मारा और घोषणा कर दी कि रेलवे के ठेके पट्टे उसके सिवा किसी और को नहीं मिलने चाहिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा रंगदारी देने के लिए देना पड़े उसको। उस इलाके में उसके उम्र को देख के लोग यही कहने लगे कि 4 दिन के लौंडा हो और गुंडई पे उतरेले हैं। श्री प्रकाश शुक्ला को कोई सीरियस नहीं लेता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने तय कर लिया था कि जब तक बूढ़े बरगद को नहीं मारेगा तब तक उसको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। उसने वीरेंद्र प्रताप शाही और हरशंकर तिवारी को सीधा धमकी दे दिया था। तिवारी तक साफ संदेश पहुंच चुका था कि चिल्लू पार से वह चुनाव लड़ेगा। शाही जो थे तब तक वह लापरवाह हो गए थे। ठाकुरों की तब तक वो ठसक नहीं रहे थी और उन्होंने अपनी दिनचर्या भी बदल ली थी। 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में उन्हें दिन दहाड़े गोलियों से मार दिया। तब न उनके साथ कोई साथी था न कोई हथियार था। उसके बाद कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला का अगला निशाना हरशंकर तिवारी थे, लेकिन तिवारी भूमिगत हो गए। इलाके के बुजुर्ग बताते हैं कि उन्हें श्री प्रकाश शुक्ला के मामा के साथ उन्होंने हो लिया था। अगर कहीं से गाड़ी से उतरना होता तो पहले वो मामा को उतारते थे, फिर बाद में वो खुद उतरते थे। श्री प्रकाश शुक्ला के मामा ने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की कि भाई मान जाओ, लेकिन वो कभी माना ही नहीं। वो एक तरह से मन बना लिया था कि किसी तरह से उसको मारना ही है। बट क्या हुआ कि इस तरह से जो है आतंक का माहौल काफ़ी दिन तक चल नहीं सकता था। उस टाइम सीएम कल्याण सिंह ने एक तरह से श्री प्रकाश शुक्ला को मारने की, जब उस श्री प्रकाश शुक्ला ने बोला कि सीएम कल्याण सिंह को मार देगा, उनकी सुपारी ली, तो उसके बाद पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया और एक तरह से श्री प्रकाश शुक्ला का अंत हो गया। लेकिन क्या हुआ कि राजनीति का अपराधीकरण जो यहाँ पे हुआ वो रुका नहीं। इसके बाद जो हो गया था वो तो चलता रहा। चिल्लू पार से हरशंकर तिवारी जीतते रहे, महाराजगंज से अमरमणि त्रिपाठी, मऊ से मुख्तार अंसारी और आजमगढ़ से रमाकांत उमाकांत और जौनपुर से धनंजय सिंह का सिक्का चलने लगा। कमोबेश उसी टाइप से आज भी चल रहा है। बस कुछ थोड़ा सा हुआ है कि मुख्तार अंसारी को एक तरह से योगी सरकार जो है जेल में बंद कर दी, बट देखा जाए तो जो दबदबा है अभी भी कायम है। तो इस तरह की खबरों को, इस तरह की कहानियों को पढ़ने के लिए दीप पॉलिटिकल मंत्रा को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।